Dear student, आज मैं आपको रिकॉग्निशन एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ कॉमन एरर्स एंड अलार्म्स ऑफ ओटी इक्विपमेंट्स बताऊंगा। मतलब जो कॉमन एरर्स होते हैं आपके ओटी इक्विपमेंट्स में और अलार्म्स होते हैं, आज उनको कैसे पहचाना जाएगा और कैसे ठीक किया जाएगा, इसके विषय में बात करेंगे। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एरर रिकॉग्निशन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंपैक्ट ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड सर्जिकल आउटकम्स। दो पॉइंट मेन है। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एरर रिकॉग्निशन, मतलब जो भी एरर हो रही है, जो भी त्रुटि आ रही है, उसको समय से पता किया। एंड सेकंड इज इंपैक्ट ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड सर्जिकल आउटकम्स। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि पेशेंट की सेफ्टी, चूंकि इक्विपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, नॉन वर्किंग होता है, तो पेशेंट की सेफ्टी भी क्वेश्चन मार्क होती है। और साथ में सर्जिकल आउटकम, जो उस स्टेट पे सर्जरी हो रही होती है, तो उसके कारण से वो सर्जरी में अगर कोई बाधा ना आए, ऐसी कोई मुश्किल ना उत्पन्न हो जिसकी वजह से प्रोसेस में ही कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो। तो ये दो मेन चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ ओटी इक्विपमेंट्स कैटेगरीज। कैटेगरी क्या क्या होती है आपको सबको पता होगा, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, defibrillator, suction apparatus, infusion pumps and electrocautery unit। ठीक है, तो ये 7 तरीके के मेजर जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। एनेस्थीसिया मशीन, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, सक्शन apparatus, infusion and electrocautery। जो हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, वो एनेस्थीसिया मशीन के ही हेल्प से देते हैं। वेंटिलेटर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट के लिए होता है। पेशेंट मॉनिटर पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए होता है। डिफिब्रिलेटर अगर कोई कार्डियक क्रिएट होती है उस केस में इसका यूज करते हैं। सक्शन apparatus का यूज हम जब पेशेंट के सिक्रीशंस आते हैं किसी भी रूट से, ओरल रूट से, तो उनको सक्शन करने में हेल्प करता है। और साथ में अगर कोई ब्लड जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी सक करने में काम करता है। नेक्स्ट, इन्फ्यूजन पम्प्स, जो भी मेडिकेशन पेशेंट को दिया जाता है कंट्रोल मोड में देने के लिए हम लोग इन्फ्यूजन पम्प्स का यूज करते हैं। और साथ में इलेक्ट्रोकॉटरी यूनिट, जहाँ कहीं पे भी कोई इस तरीके का मास या लीजन है उसको बॉन्ड करने के लिए, या फिर अगर जहाँ पे सर्जरी हो रही है उस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है उसको भी चेक करने के लिए यूज करते हैं। दो पर्पस इसके लिए होते हैं। नाउ नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अलार्म सिस्टम। पहला क्या होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी अलर्ट्स एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अलर्ट्स, अलार्म फटीग एंड इट्स रिस्क एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट रिस्पांस। तो पहला है विजुअल एंड ऑडिटरी अलर्ट्स, मतलब पहले जो हम देखते हैं वो देख करके या सुन करके अलर्ट्स को जान पाते हैं। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अलार्म, इसके साथ साथ हम अलार्म्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज मतलब कि किस अलार्म को हमको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि इस पे तुरंत ध्यान देना है, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट, अलार्म फटीग एंड इट्स रिस्क। तो अलार्म फटीग एंड रिस्क क्या होता है, अगर लंबे समय तक कोई डिवाइस अलार्म करती है तो फिर अलार्म देने से वो थक सकती है, उसका जो अलार्मिंग जो सिस्टम है या फिर उसकी बैटरी जो है वो लूज हो सकती है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट रिस्पांस। इसके साथ साथ जो भी ऐसे अलार्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, तो किन अलार्म्स में हमको प्रॉम्प्ट रिस्पांस करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पहले आते हैं एनेस्थीसिया मशीन में, इसकी कॉमन एरर्स क्या होती है ये जाने रहिएगा। पहला, गैस सप्लाई फेलियर, जो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी जो गैसेस ऑक्सीजन है इनकी सप्लाई जो होती है वो कहीं फेलियर ना हो वो देखना है। नेक्स्ट, वेपोराइजर माल फंक्शन, तो वेपोराइजर होता है वेपोराइज करने के लिए, उसका माल फंक्शन ना हो। कोई सर्किट डिस्कनेक्शन ना हो, जो भी सर्किट उससे अटैच है वो कोई डिस्कनेक्ट ना हो। और बड़ी चीज ये ध्यान रखिएगा, लीक इन ब्रीदिंग सिस्टम, तो जो हम वेंटिलेटर मैकेनिकल से भी उससे अटैच करते हैं तो ब्रीदिंग सिस्टम में कोई लीकेज ना हो, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो गैस सप्लाई बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई वो बाहर निकलेगी, या जो अदर गैसेस यूज करते हैं वो बाहर निकलेगी। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस मिलना चाहिए, वो हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से सर्जरी में मुश्किल आ सकती है या पेशेंट के प्रॉपर वेंटिलेशन में मुश्किल आ सकती है। नेक्स्ट, एनेस्थीसिया मशीन्स अलार्म किन चीज़ों पे, लो ऑक्सीजन प्रेशर, जब ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा, कम होगा एक सर्टेन लिमिट से, तो मशीन आपकी अलार्म करेगी। नेक्स्ट इज हाइपोवेंटिलेशन, व्हेन द पेशेंट और द मशीन इज नॉट सपोर्टिंग, द पेशेंट इज इन हाइपोवेंटिलेशन, मतलब
पेशेंट फाइट कर रहा है उसके कारण से, तो ये असेस करना जरूरी है। नेक्स्ट एक्शंस क्या है, क्या एक्शन लेंगे आप? पहला काम है चेक कनेक्शंस को चेक करेंगे। दूसरा वेरीफाई गैस सप्लाई को तुरंत चेक करेंगे इमीडिएट बेसिस पे कि तीनों जगह से जो पोर्ट्स है वहाँ से गैसेस की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर गैसेस सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो फिर इमीडिएट उसको रेक्टिफाई करना है या उसका सपोर्टिंग मैनेजमेंट को साथ में लेके चलना, ठीक है? क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता आपके पास लंबा खींचने का। Now come to the ventilators. वेंटिलेटर में क्या क्या एरर्स हो सकता है? एक तो पहला पावर फेलियर, पावर सप्लाई अगर फेलियर हो जाए। दूसरा सर्किट डिस्कनेक्शन, जो वेंटिलेटर के सर्किट्स होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग मिसमैच, जो सेटिंग्स डाली हुई हैं वो सेटिंग्स मिसमैच हो सकती है, मतलब जो आपने एडजस्टमेंट किया उससे अलग चीज़ें मेंशन हो सकती है, या फिर पेशेंट की अपनी जो ब्रीदिंग है अपने एफर्ट्स के कारण से भी वो मिसमैच हो सकती है और अलार्म कर सकता है। मान लीजिए आपने सेटिंग डाली कि 15 पे चलना चाहिए लेकिन पेशेंट अपना एफर्ट कर रहा है, अब वो 15 की जगह 20 पे सांस ले रहा है, तो क्या होता है उसकी वजह से वो अलार्म करेगा कि आपकी लिमिट से अलग चीज़ें जाए, या फिर उससे बिलो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है, कैलिब्रेशन मशीन का करके उसके बाद ही पेशेंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंडेंसेशन इंप्रूविंग, जो ट्यूब पड़ी होती है उसमें देखेंगे कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा भाप जैसी बन जाती है या कंडेंस हो जाता है, तो उसके कारण से भी अलार्म करता है, क्योंकि फिर उसकी वजह से वेंटिलेशन जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है? तो ये मेजर जो है ये अलार्म। नेक्स्ट वेंटिलेटर में हाई ऑब्लिक लो प्रेशर, इसके साथ साथ पहले डिस्कस किए अगर हाई या लो प्रेशर है जो सप्लाई में वो मेंशन कर सकते हैं, और दूसरा जो सर्किट में भी हाई और लो प्रेशर है उसका भी मेंशन इसमें होता है। नेक्स्ट इज एपनिया अलार्म। डू यू नो एपनिया? The patient doesn't take the respiration or the machine is not giving the ventilation. सांस ठीक है, when patient is not able to take the respiration properly or the machine is not supporting in that way, and that is alarming apnea, ठीक है? Next वॉल्यूम डिस्क्रिपेंसी, जो वॉल्यूम सेट है, मान लो पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम हमने 500 ml सेट किया है, अब 500 से अगर अबव जा रहा है या बिलो जा रहा है तो वो अलार्म एक सेटिंग के लेवल पे, मान लो 500 हमने स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम सेट किया है तो 500 तक आना चाहिए, 500 से 50 ऊपर कर दिया, 50 नीचे कर दिया, तो मैक्सिमम वाला 550, नीचे वाला 450। अब 550 वाला अगर 650 तक जाता है, 600 तक जाता है तो अलार्म, और नीचे वाला अगर उससे नीचे जाता है तो अलार्म। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पेशेंट वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, आप तुरंत उस पर एक्शन लो। नेक्स्ट एक्शंस क्या है? रिकनेक्टिविटी, दोबारा से हटा कर दोबारा कनेक्ट करें, ताकि क्या होता है कभी प्रेशर के कारण से एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, तो अगर जरूरत है तो रिकनेक्ट कर लेंगे तो फिर चलेगा। नेक्स्ट एडजस्ट सेटिंग, और सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल का आपने सेट किया है लेकिन अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और पेशेंट भी उसमें फाइट कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है तो उसके हिसाब से या तो सिडेशन बढ़ाए उसका या फिर उसके एडजस्टमेंट में कुछ सेटिंग में चेंज करें। मान लो पेशेंट का आपने 500 टाइडल वॉल्यूम दिया था लेकिन अगर थोड़ा सा मेंशन इंक्रीज हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे वही चला, बाकी लेकिन वाइटल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप मशीन के अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आपका मॉनिटर होता है उसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, उसमें क्या त्रुटियां आ सकती हैं। पहला चीज लीड डिस्कनेक्शन, जो लीड लगी होती है पीछे की तरफ से और पेशेंट से जो अटैच होकर सेंसर के थ्रू जाती हैं उनको आप पूरा वहाँ से बॉडी से पेशेंट से लेकर के और मशीन तक मॉनिटर तक पूरा चेक करेंगे और कनेक्शन प्रॉपर लगा है नहीं लगा है ये असेसमेंट करेंगे। फिर सेंसर रिप्लेसमेंट, तो जो सेंसर है अगर उसका प्लेसमेंट सही नहीं, मान लो फिंगर में लगना था लेकिन फिंगर में लगने की वजह थोड़ा सा निकल के बाहर आ गया, पेशेंट ने उंगली हिलाई अब बाहर आ गया तो पता चला लाइन फ्लैट आ गई, अब डर गए पता चला सर्कुलेशन जीरो। सो जस्ट चेक आउट दैट द सेंसर इज ऑन द राइट प्लेस और नॉट, ठीक है? ऐसे इलेक्ट्रोड ईसीजी के लगे हैं किसी कारण से लूज हो गए या उसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी कम होगी, उस केसेस में उसको आप तुरंत चेक करेंगे कि प्लेसमेंट सही कि नहीं। नेक्स्ट इज बैटरी फेलियर, अगर बैटरी फेलियर होगा तो भी तुरंत मॉनिटर अलार्म करेगा या बैटरी लो होगा तो भी अलार्म करेगा, ठीक है? अगर बैटरी पे अगर पावर बैकअप पे तो चलता रहेगा लेकिन सडन मान लो पावर चली गई जैसे तो फिर उसके हिसाब से बैटरी पे आता है, अगर बैटरी लो है तो तुरंत अलार्म करना शुरू करेगा और आपको मेंशन कर देगा कितनी देर का बैकअप बचा। तो आप या तो पावर सप्लाई बैकअप मॉनिटर करिए उसकी या फिर बाहर से कुछ यूपीएस सप्लाई उसको दीजिए ताकि चीज़ें चल। नेक्स्ट कैलिब्रेशन इश्यूज,
कुछ मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए थे, आप लोगों को भी कुछ चीज़ें उसमें बता रहा हूँ। तो जो मशीन्स होती हैं ओटी की, ये बात जाने रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए 1 मिनट रुक के बता रहा हूँ। जितनी भी ओटी आईसीयू की डिवाइसेस होती हैं उनको कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। कैलिब्रेशन जनरली क्या होता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं या बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं, जो उस मशीन के जानकार हैं, लेकिन वो अपना करके सेट करके आपको एडवाइस कर देते हैं, गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो नेक्स्ट हर महीने, कम से कम हर महीने आपकी मशीन नेक्स्ट टाइम फ्रेश कैलिब्रेशन उसका जरूरी है, क्योंकि जब कैलिब्रेट कर देते हैं तो डिवाइस आपके हिसाब से काम करती है सिस्टमैटिक। अगर कैलिब्रेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं है तो कभी भी जिसको कहते हैं सब धोखा दे सकती है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें मशीन में मेंशन हो जाता है कि द मशीन वाज आउट कैलिब्रेट आफ्टर जस्ट 1 month बट इट वाज नॉट बीइंग calibrated after 1 month. So if anything occurs, then the person who is using that, or the authorities or the hospital or the institution who is using that is responsible, not the engineer is responsible, or the company is responsible who has made that thing. ठीक है, जिसने बनाया उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको उन्होंने मेंशन किया 1 महीने का कैलिब्रेशन होना चाहिए, या तो आप खुद करिए या बुला के कर पाइए। तो ये चीज़ें ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। इसलिए मशीन्स के मामले में अगर कैलिब्रेशन या जो उसके फर्दर जो अपडेशन की जरूरत है तो आप टाइम से अपनी सारी लॉग मेंटेन करेंगे, किस टाइम पे कौन सी मशीन अपडेट होनी है या कैलिब्रेट होनी है या उसमें कोई एडजस्टमेंट होना है, वो आप मेंशन अपनी अथॉरिटीज़ को जरूर करेंगे। और रिटर्न में नोट दिस इन रिटर्न, क्यों? क्योंकि कल को आपने मुझे मैंने कहा और किसी ने कहा सामने तो भाई दी, देन यू विल बी सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट केस। रिटर्न में होगा तो यस, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जो ओटी की जो लॉग बुक है उसमें आप मेंशन करेंगे कि साहब ये डेट को ये इसका कैलिब्रेशन होना है इन डिवाइसेस का, आप करा के दीजिए। आपको करा के देते हैं सो फर सो गुड, नहीं तो सर प्लीज मेंशन कर दिए, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अगर 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, दोबारा मिलिए, दोबारा मेंशन करिए, दोबारा एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि सर ये आपको मेंशन किया था सर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, केस होता है सर मेरी फिर क्या जिम्मेदारी है। अगर अथॉरिटी लिख के देती है ठीक है हम लेते हैं ठीक, बट प्रॉब्लम क्या है, जिम्मेदारी ले लेने से भी पर्पल नहीं सॉल्व होगा। अगर डिवाइस मुश्किल कर दी वहाँ पे ओटी में या काम नहीं करी तो केस कैसे करोगे? और फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इज इट क्लियर? सो टेक दिस थिंग। नेक्स्ट, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम अलाउंस। अब किन समय में करता है? ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। जब कभी भी हार्ट रेट बिलो 60 होगा उसका ब्रेडी और टैकी का लेवल होता है। if the heart rate is below 60 up to 60 से बिलो ब्रेडी, ठीक, 100 से अबव टैकी। तो अगर ये रेंज सेट कर दी जाती है, अगर 100 से अबव जाएगा तो आपका मॉनिटर अलार्म करेगा, 60 से नीचे जाएगा तो अलार्म करेगा। तो ब्रेडिकार्डिया मींस when the heart rate is 60 and when the heart rate is above 100 it is tachycardia. Please note that one thing. Next is hypoxia. हाइपोक्सिया क्या है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और परफ्यूजन इनटू द ब्लड। अगर पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसके कारण से परफ्यूजन कम होता है और उसके कारण एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसको बेटा बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो अगर हाइपोक्सिया हुआ तो भी आपका सिस्टम आपका अलार्म करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कई सारी चीजें डिवाइसेस लगी होती है। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन। अगर बीपी लोअर साइड आता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसे एक स्पेसिफिक रेंज से नीचे आता है जो आपने अपने मॉनिटर में सेट कर रखा है, तो वो तुरंत अलार्म करेगा कि पेशेंट को हाइपोटेंशन शुरू हो रहा है। ठीक है, आप अब इसमें क्या है, क्या एक्शंस करेंगे ध्यान दीजिए। रीअसेस पेशेंट को रीअसेस करेंगे, दोबारा चेक करेंगे सर, फिर से उस चीज को हटा करके डिवाइस में जैसे बीपी कफ है तो दोबारा से निकाल के फिर से पूरा एडजस्टमेंट पूरा सर्किट चेक करके दोबारा देखेंगे और फिर से ऑन करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे 1 2 3, जरूरत है तो 3 बार चेक करिए और रीअसेस कर लीजिए कि हमारे पैरामीटर्स ओके हैं या सेम वैसे ही आ रहा है जैसा उसने पहले मेंशन किया। तो अगर सेम आ रहा है तो ध्यान दीजिए और अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो ठीक है। नेक्स्ट, चेक सेंसर और साथ में जितने भी सेंसर्स लगे हैं, टोन हो चाहे प्रोब हो या टेम्परेचर सेंसर हो, ये सारे सेंसर्स को दोबारा चेक करिए कि प्रॉपर प्लेसमेंट है कि नहीं है, गमिंग प्रॉपर है कि नहीं, उसमें स्टिकिंग प्रॉपर है कि नहीं है, बॉडी का मूवमेंट तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है या रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको रीडिंग सही से नहीं मिल रही। So watch everything very clearly, be confirmed whether the things are in the right place or not and whether the things are in a working state in a very proper pattern.
अगर प्रॉपर पैटर्न में वर्किंग है तब चेंजेस आ रहा है तो तुरंत ध्यान दीजिए। अगर कोई फॉल्ट की वजह से है तो फॉल्ट करेक्ट करेंगे। सही, क्लियर। नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप बेटा वो डिवाइस होती है जिससे हम पेशेंट को कंट्रोल मोड में मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंजेक्शन बनाते हैं तो दो तरीके से है, एक आप बॉटल में डाल दीजिए इन्फ्यूजन के थ्रू, एक होता है आप इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट दे दीजिए, और एक कंट्रोल मोड में होता है कि उसमें आपने जैसे कोई इंजेक्शन लोड किया, मान लो पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, आपने उसमें नॉरएड्रेनालिन लोड किया तो उसमें एक टाइट्रेशन होता है, उस टाइट्रेशन के हिसाब से 50 ml की सिरिंज होती है, और डबल स्टेट बनाया 2 अम्पुल आपने उसमें नॉरेड डाल दिया और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो नॉर्मल सलाइन से फिल कर लिया, टोटल 50 ml बना लिया। अब उसको कितने टाइट्रेशन पे चलाना है, 2 ml पर आवर पे, 3 ml पर आवर पे, 4 ml पे, 5 ml पे पर आवर चलता है इंजेक्शन का, उसके हिसाब से आप सेटिंग करेंगे। अब वो सिस्टमेटिक होता है ना, उससे ज़्यादा आपका अपना हेडेक खत्म। अब दिक्कत बस मेन ध्यान क्या रखना है कि मॉनिटर पे जो बीपी के लिए हमने एडजस्टमेंट किया था कम था तो चल रहा था, अगर वो बीपी बढ़ रहा है तो हमको उसको डोज को एडजस्ट कर लेना है, अगर मेंटेन चल रहा है बहुत अच्छा, अगर नहीं मेंटेन कर रहा तो डोज को इज इट क्लियर, वो सब सेटिंग उसमें ठीक। तो इस तरीके से आपकी चीज़ है। अब इसमें क्या है, इन्फ्यूजन पंप में पहला चीज़ क्या होता है, एक पीएम लाइन होती है, उसको बोलते हैं पतली सी लाइन होती है, पाइप होती है जो सिरिंज से कनेक्ट होती है और पेशेंट की लाइन से कनेक्ट होती है। तो अगर उसमें कोई ऑक्लूजन मतलब रुका हो, कोई ब्लॉकेज, तो इसका अलार्म मिलेगा। फिर एयर इन लाइन, अगर उस लाइन में कोई एयर है, जो पीएम लाइन है उस पीएम लाइन में अगर कोई एयर होती है तो उसको भी अलार्म करेगा। साथ में बैटरी अगर लो है तो भी अलार्म करेगा। और इनकरेक्ट रेट सेटिंग, अगर रेट उसमें इनकरेक्ट है, मान लीजिए 50 ml ही है, हम मान लो 99 ml आप उसको पर आवर तक चला सकते हैं। अब आपने उसको मान लीजिए लिख दिया 100 टू, गलती से टाइप हो गया तो वो उतने पर चलेगा, ये आपसे पॉइंट आउट करेगा चेक सेटिंग है। ठीक है, तो एक सेटिंग एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन के टाइम पे कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। कहीं टेक्निकली नहीं, मैनुअली कोई फॉल्ट आप कर दें तो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपकी चीज़ें हैम्पर हो जाए। ठीक है, मशीन को बहुत ही बेटा बनाया ऐसे जाता है कि वो सोफिस्टिकेटेड होती है, दूसरा गाइडेड होती है, और तीसरी चीज़ है कि वो एक स्टैंडर्ड लिमिट्स के बीच में होती है। हम गलती कर सकते हैं लेकिन मशीन गलती नहीं करेगी। हमें तो बटन ही तो दबाना है भाई, हमने 9 लिखा था लेकिन 99 दबा दिया और इन्फ्यूजन 99 पे चलने लगा। आप तो जाने कि हमने सही काम किया, लेकिन थोड़ी देर में लौट के देख रहे हैं जो बीपी 120 80 था वो सीधे ऊपर के 200 पहुँच गया, आपका दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हो गया। तो तुरंत अपने इन्फ्यूजन पे निकाल दिया what's going on this, so just immediately drop it and then do some other practice just to maintain that. Is it clear? That is important. तो ये सारी चीजों के बेसिस पे इन्फ्यूजन पंप में एरर्स मिलते हैं। और क्या क्या है, डाउन स्ट्रीम ऑक्लूजन, अगर मान लो आगे आखिरी स्थिति पे इधर या उधर उस स्थिति में कहीं ऑक्लूजन है, मान लो जिस लाइन से जा रहा है उस लाइन पे आखिर में उसमें ही रुकावट है, मान लो आगे इन्फ्यूजन बोला है उसमें उसी लाइन में ब्लॉकेज है या जहाँ से जाना है वहीं से, तो उस तरीके से भी ऑक्लूजन को असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट एयर बबल डिटेक्टेड, इसके साथ साथ जो उसमें लाइन में क्या होता है, जब पुश करते हैं मेडिकेशन शुरू में भरते हैं तो पूरा मेडिकेशन उसके अंदर फिल कर देते हैं ताकि आखिरी छोर तक वो जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए, बीच की एयर सारी आउट हो जाए, लेकिन इन्हीं कारणों से कभी लगाते समय रह जाता है, तो उसकी वजह से एयर बबल डिटेक्ट। ठीक, नेक्स्ट वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड कंप्लीट, तो जो वॉल्यूम दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होगा तो वह। ठीक, एक्शंस क्या लेंगे, क्लियर लाइन को फिर से खोलेंगे, लाइन को इमीडिएट बेसिस पे फ्लश करेंगे और फ्लश करके पूरा फिल करेंगे, फिर दोबारा मेडिकेशन से पूरा भरा जाएगा, मतलब जो सिरिंज में जो इंजेक्शन है उतना उस पूरी पाइप में भरा जाएगा, इतना पाइप करेंगे 1 लीटर के आसपास होगा, उसको पूरा फिल करेंगे। ये नहीं है उसमें सलाइन भर दिया और पीछे इंजेक्शन है, तो आप सोच रहे हैं 2 ml पर आवर कर देंगे, लेकिन पाइप में तो पता चला कि 3-4 ml 3 ml करीब 4 ml है, तो पता चला 2 घंटे तो उसको खाली सलाइन ही छोड़ना, हमें इंजेक्शन तो दिए। Think that thing. So medication should be inside the pipe, not the saline and other things in the pipe. Is it clear? So make sure this thing. तो एक्शंस क्या है कि लाइन को क्लियर कर लीजिए पहले, फिर उसको मेडिकेशन से भर लीजिए, फिर रिप्लेस करिए। अगर जरूरत है सिरिंज में कोई इशू है या उसको चलने में दिक्कत है
तो स्टेजेस को रिप्लेस करके गैस सीरीज दोबारा अटैच करके फिर लाइन दोबारा अटैच करिए, लाइन से चेक करिए, फ्लश करके देख लीजिए जा रहा है, फिर दोनों तरफ असेसमेंट करने का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉटली यूनिट्स। इलेक्ट्रोपॉटली यूनिट्स जो होती हैं जनरली क्या है कि जो स्किन के ऊपर कोई स्कार्स होते हैं, होल्स होते हैं, वॉट्स होते हैं, इनको बर्न करने के लिए काम आता है। या फिर एक वर्ड बोलते हैं उसको हीमोस्टैसिस के लिए, वर्ड याद रखिएगा हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा होता है उसको चेक करने के लिए, हीमोस्टैसिस, HEMOSTASIS, हीमोस्टैसिस। तो क्या होता है कि जो ब्लीडिंग हो रहा होता है, हमारे जब सर्जरी करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वहाँ से ब्लीड करता है, ओजिंग होता है, तो जस्ट इफ देयर इज any heavy bleeding is there with any vessels, so you can cauterize that. आप उसको कॉफी देंगे, वहाँ से गर्म कर देंगे, तुरंत वो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट मेथड टू डू दिस, ठीक है। तो इस मशीन से क्या होता है, इसमें ओवर ब्राउनिंग अगर रखने में ब्राउनिंग प्रॉपर नहीं मशीन की तो भी फंक्शनिंग या उसका अलार्म मेंशन होता है। केबल अगर डैमेज है तो भी अलार्म करेगा, पावर सेटिंग अगर एरर है तो भी अलार्म करेगा। साथ में इलेक्ट्रोड माल फंक्शन है, जो उसके इलेक्ट्रोड अटैच किए गए हैं, अगर वो भी सही से नहीं लगे हैं या फिर वो प्रॉपर पुराने ही थे या सही से एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो चारों चीज़ों के लिए आपकी मशीन आपको अलार्म करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन सब की चेकिंग सर्जरी से पहले ही, केस स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोसेस आपने बाद में चेक करने की कोशिश करी या वर्किंग के समय, क्योंकि वो जब ब्लीडिंग का समय होता है उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज यू कैन लूज द पेशेंट ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग एट दैट प्लेस। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू कीप द थिंग्स वेरी वेरी रेडी एट ऑल। इज इट क्लियर? नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉटली अलार्म्स में नो रिटर्न इलेक्ट्रोड्स, कोई रिटर्न इलेक्ट्रोड नहीं है, हाई इम्पीडेंस, अगर इम्पीडेंस ज़्यादा है उसमें, तो इन सारे कारणों से क्या होता है, ये आपका एक्शन अलार्म मेंशन कर सकता है, वो अलग से उसमें लिखा होता है किस किस कारण से मेंशन करें। नेक्स्ट एक्शंस क्या है, री अप्लाई पैड्स को दोबारा से री अप्लाई करिए और इंस्पेक्ट केबल्स, और जो केबल्स अटैच हुए हैं उनको सही से रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिब्रिलेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है फोटी के अंदर, क्योंकि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या पेशेंट का रिलेशन उत्पन्न होता है, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, पेशेंट को इसी शॉक दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, बैटरी फेलियर हो सकता है, पैडल कॉन्टैक्ट इश्यूज हो सकते हैं, चार्जिंग फेलियर हो सकता है और सॉफ्टवेयर माल फंक्शन हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये मेन प्रॉब्लम जो आती है बैटरी फेलियर की आती है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं करके रखा है सही से और प्रॉपरली 100% चार्ज नहीं है डिवाइस आपकी, तो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। So before any surgery, make the things clear and confirm and tick all the items what the things are being used in that particular surgery. And every time this device must have to be okay in any cost. Is it clear? पैडल कॉन्टैक्ट इश्यूज, तो पैडल जो कॉन्टैक्ट करते हैं उसमें कोई इशू ना हो, क्योंकि जेली लगा करके फिर लगा के तब शॉक देते हैं, तो वो चीज़ का। फिर चार्जिंग फेलियर, अगर कोई चार्जिंग फेलियर है तो पहले से अलर्ट करेंगे, ध्यान करेंगे और उसको हैंडल करेंगे। और एक मेन चीज़ है सॉफ्टवेयर माल फंक्शन, अगर उसका सॉफ्टवेयर ही माल फंक्शन करता है, काम सही से नहीं करता है, मान लिया आपने चार्जिंग लगा कर चार्जिंग कर दी, ओके करने का डीसी शॉक देने का जब आपने कुछ किया तो किया ही, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो चेक आउट ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, असेस करिए, फिर उसके हिसाब से काम करिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें और क्या क्या अलार्म्स कर सकता है, लो बैटरी, सिंक्रोनाइजिंग एरर, अगर जो चीज़ें सिंक्रोनाइज होती हैं एक दूसरे से उसका भी एरर हो सकता है। तो ये दो चीज़ का मेन ध्यान रखना है। इसमें एक्शंस क्या होते हैं, पहली चीज़ कभी भी ऐसा हो तो रिप्लेस बैटरी, ठीक है, रिप्लेस बैटरी, क्योंकि बैटरी जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी और उसकी जो बैकअप जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, ये चीज़। और दूसरा चेक पैडल्स को जरूर चेक करिए कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है और प्रॉपर फंक्शनल है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बेटा आता है वो बैटरी का आता है सबसे। नेक्स्ट सक्शन अपरेटस, सक्शन अपरेटस जो हो, चाहे ओरल कैविटी हो चाहे
ब्लीडिंग प्लेस हो जहाँ पे सर्जरी हो रही है, दोनों जगह से अलग अलग सक्शन मशीन्स का यूज़ होता है। ओरल के लिए अलग करते हैं और जो सर्जिकल प्लेस होता है उसके लिए अलग करते हैं, और जितना भी सिक्रीशंस होता है उसको सब करने का काम ये सक्शन एपरेटस करता है। अब इसमें क्या है, इसकी एक सिंगल ट्यूब होती है, वो किसी कारण से ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है। जार फुल जो जार होता है जिसमें कनेक्शन होता है आर्टरी सिक्रीशन, क्योंकि सक्शन जब करते हैं तो सिक्रीशन को सब करते हैं, सिक्रीशन को सब करते हैं, उसके बाद उसको सलाइन से भी वॉश करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब या वाटर से क्लीन वाटर होता है उससे भी वॉश करते हैं, क्योंकि भाई जो गंदगी है वो गई उसमें, लेकिन पीछे तक पहुँचेगा कैसे, तो उसके लिए वाटर से फिर उसको लेकर के साफ करते हैं। तो वाटर जब साफ करते हैं तो पूरा पैड से क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, तो ये जार फिर उसमें क्या होता है, उसके कारण से जो जार लगा होता है नीचे, दो जार होते हैं बड़े बड़े, तो वो अगर कभी भरने की स्थिति होती तो रिवर्स प्रेशर के कारण फिर चलता है, ठीक है। तो दूसरा पावर फेलियर, अगर पावर फेलियर हो तो दिक्कत है। फिर लीकिंग सिस्टम, अगर सिस्टम में लीक है या लीक में भी क्या होता है, उसके जो जार होते हैं प्रॉपर्ली पैड से कनेक्टेड होते हैं और बंद होते हैं सही से, अगर सही से बंद नहीं है तो लीक होने के कारण से वो सक्शन सही से काम नहीं करेगा, खींचेगा। लेकिन अब जो डिवाइसेस आती हैं वो सेंट्रल लाइन कनेक्टेड होती है सारी, और लाइन से ही पूरा प्रेशर होता है, और उस लाइन में अगर प्रेशर प्रॉपर है तो सक्शन प्रॉपर होगा, अगर सेंट्रल लाइन में प्रेशर सक्शन का कम है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या इसमें दिक्कत होता है, लो सक्शन प्रेशर, मैंने भी बात करी, सक्शन प्रेशर अगर कम होगा, एक्चुअली अब जो मॉडर्नाइज जितनी भी ओटी बनती है सब में सेंट्रल लाइन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन का अलग होगा, और क्या कहते हैं कि प्रेशर की लाइन अलग होगी, और एक लाइन और होगी, 3 लाइन होती है, वो तीनों अलग अलग होती है, और जैसा जो आपको चाहिए उसके हिसाब से उस पोर्ट में कनेक्ट करिए और वो डिवाइस यूज करिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ ओवरफ्लो वार्निंग, अगर भर गया है तो ओवरफ्लो के लिए वार्न करता है। तो इसमें एक्शंस क्या है, एम्प्टी जार को खाली कर दीजिए, एंड चेक कीजिए, दो चीज़ को तुरंत, और जब लगाएं तो खोला पूरा जाता है तो ध्यान रखेंगे फिर से उसको प्रॉपर बंद करिए। सक्शन एपरेटस के लिए, लेकिन अगर सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड है तो उसमें भी एक प्लास्टिक का जार होता है, उसमें भर जाता है, सामने दिखता है, भरना है तो फिर खाली करके फिर दोबारा उसको कनेक्ट करके लगा दीजिए। फिर जनरल ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज क्या करेंगे, इनको ट्रबल शूट स्ट्रेटजीज कैसे इनको ठीक करेंगे। फॉलो इक्विपमेंट मैनुअल, तो हर इक्विपमेंट का अलग अलग बेटा मैनुअल होता है, कैसे यूज करना है, क्या क्या इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके अलार्म्स क्या क्या होंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, या इस डिवाइस से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सब उस मैनुअल में दिया। प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर चीज़ों को। नेक्स्ट इज यूज सिस्टमैटिक अप्रोच, हमेशा याद रखिएगा ये सब अपनी जिंदगी में मेडिकल फील्ड में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक अप्रोच जरूर करिए, कोई साइड शॉर्टकट करने का जरूरत नहीं। आगे इसको थ्रू द SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, किसी काम करने के उन्हीं के रास्ते पर चलिएगा, कभी ये ना हो कि आप उस चीज़ को चेंज करें। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व बायोमेडिकल टीम को आप इन्वॉल्व करेंगे उस चीज़ में, और साथ में डॉक्यूमेंट स्टेप्स टेकें, ठीक है, जो आप कुछ भी हुआ है उसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। बायोमेडिकल टीम मतलब वो जो इंजीनियर्स हैं या जो उसके टेक्नीशियन से जाने वाले उनको बुलाया जाता है, वो आकर के सभी चीज़ों को असेस करते हैं, कोई भी जो भी टेक्निकल इशू होते हैं उनको ठीक करते हैं, और आपको भी गाइड करते हैं वहाँ के OT हेड को या OT स्टाफ जो मेन उससे रिलेटेड इंचार्ज होता है, उसको पूरी चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से बॉस इसका ध्यान रखिएगा, इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये इशूज़ हैं, इसको आप ऐसे रेक्टिफाई करें, ठीक है। और एक रिपोर्ट बना के दे जाता है, उसे साइन करा देता है, वो लोग पक्का काम करते हैं आपसे, आप करो ना करो उससे नहीं मतलब, मतलब आप इंचार्ज हो उस जगह पे, इक्विपमेंट्स के इंचार्ज अलग होते हैं, तो जो जितना भी एसेसरीज वहाँ पे है तो उसका इंचार्ज अलग होता है, तो आप मान लीजिए आप इंचार्ज हैं तो आपको सारा ठीक करके चेक करके दिखा के समझा के उसका साइन लगेगा, जिम्मेदारी आप और आपकी बॉस से भी ले लेगा कि भाई ये आपके स्टाफ ने इसने चेक कर लिया है, अब आप देख लीजिए, आपको कुछ आना होगा आपने कल क्या कल को कुछ होगा तो पहले आपसे so this is very important thing that I understand. Next, safety protocols and preventive maintenance.
कैसे कैसे आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करेंगे? पहला रेगुलर इक्विपमेंट चेक, रूल है ये, आप अपने इक्विपमेंट्स को रेगुलरली चेक करेंगे। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन एंड सर्विसेज। आ गया कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलिब्रेशन करना और उसकी सर्विस कराना, ठीक। इक्विपमेंट्स की सर्विस भी होती है, क्योंकि चलते चलते गंदे हो जाते हैं, कोई भी चीज़ें और उसमें टेक्निकल दिक्कत आ सकती है, तो एक बार सर्विस हो जाता है तो स्मूथ वर्किंग होती है। नेक्स्ट स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो गई। एंड यूज ऑफ चेकलिस्ट। जब भी ओटी में काम करो या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना, तो उसकी चेकलिस्ट को जरूर देखना। चेकलिस्ट को देखने से कई फायदे हैं। पहली चीज़, सारे इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती क्या क्या है, कितनी संख्या है, कौन फंक्शनल है, कौन नॉन फंक्शनल है, कई सारे उसके रिलेटेड और भी पॉइंट्स होते हैं, तो उनका आपको पता चलता है, तो आपका नॉलेज ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ये इस चीज़ को भूलिएगा नहीं मेरा बात। डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना है और रिपोर्ट भी करना है। ये नहीं कि सर मैंने तो बोल तो दिया था सर आपको, मगर वो सर आपने देखा नहीं है, वो सब नहीं चलता, ठीक। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो पहला चीज, रिकॉर्ड द डिटेल्स, जो भी त्रुटियां आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करिए और मेंशन करिए, उसके वीडियो भी बना लीजिए और उसको आगे शो भी करिए। हाँ, आगे नोटिफाई रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, उस डिपार्टमेंट्स के जो लोग हों उनको इन्फॉर्म करिए। मेंटेन लॉग्स, देखिए पॉइंट आ गया, मेंटेन लॉग्स, आप अपने लॉग्स को मेंटेन करिए और यूज फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज करिए। नेक्स्ट इज समरी ओवरऑल। अगर हम कहें तो रिकॉग्नाइज अलार्म्स प्रॉपर्ली, बात 4 पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। पहली चीज, अलार्म्स पे कभी भी बेटा ऐसा नहीं करना कि अलार्म जाके बंद कर दो या उसको इग्नोर करो। रात की ड्यूटी में अक्सर होता है, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। It's a part of negligency. If you curtail the instructions, if you curtail the alarms, and if you try to hide out that thing, you will be the sole responsible for all consequences. So please take care of my words. Be prompt for your alarms. Is it clear? Number 2, apply systematic troubleshooting. जो इसको ठीक करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रबल शूटिंग मतलब उसको करेक्ट करने, ठीक करने के जो उपाय हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करिए। थर्ड इज एंश्योर इक्विपमेंट रेडीनेस, जो इक्विपमेंट है उनको हमेशा से पहले से तैयार करके रखिए। और साथ में एनहांस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए आप पहला चुनिए, ठीक है। तो ये चीज़ को अगर ये 4 चीज़ आप ध्यान रखेंगे